स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट हिस्ट्री क्लासेस 77 पर। आप कर रहे हैं हमारे साथ EMRS एग्ज़ाम की तैयारी और जनरल पेपर में शामिल हिंदी में आपको पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा जनरल पेपर संबंधित और भी जितनी क्लासेस हैं वो सब हमारे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देखिए। और आज ये जनरल हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 3 है। इसके पहले की क्लास आप ज़रूर देखें। यदि आपने सिलेबस नहीं देखा है तो एक बार स्क्रीन पर ध्यान से देखिए सिलेबस में आपके क्या क्या शामिल है। संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति और अपठित गद्यांश। इसके अलावा वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ बता देती हूँ कि जो जनरल पेपर है जिसे रीजनल लैंग्वेज के तौर पर शामिल किया गया है इंग्लिश और हिंदी को, उसमें आपको 40% अंक हासिल करना अनिवार्य है। यदि आप 40% अंक नहीं लाते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों की बात हो, दोनों में अलग अलग, तब आपका सिलेक्शन वहीं पर रुक जाएगा, पहले ही कदम पर। यानी जब तक आप इन रीजनल लैंग्वेज में पास नहीं होते हैं, आपकी कॉपी चेकिंग की जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए इसे हल्के मत लीजिए, आगे बढ़िए। ये देखिए पूरा सिलेबस आप एक बार अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ पर दिया गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसकी। और इसके अलावा यदि आप इन सभी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप देखिए क्या क्या है इसमें, सभी राज्यों संबंधित तैयारी करवाई जा रही है। यहाँ पर आपके काम की बहुत सारी क्लासेस हैं, आइए पढ़िए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। एकलव्य आवासीय विद्यालय की जो TGT PGT परीक्षा है उसमें हिंदी विषय की क्लासेस चलाई जा रही हैं, आप उसे ज़रूर देखें। ये देखिए बहुत ही शानदार पंक्ति से शुरुआत होने वाली आज की क्लास की, और यह उपयोगी होने वाली है जनरल पेपर के लिए और मुख्य पेपर जिसका है हिंदी, उन सभी के लिए। ये पंक्तियां जो है आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि किसी भी भाषा का ज्ञान होना सामान्य अध्ययन के तौर पर भी आता है। तो आप ध्यान से सुने इस पंक्ति को। ये पंक्ति किसकी है आप बताएं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। इस कविता ने धूम मचा दिया था जब यह लिखी गई थी, किसके द्वारा? सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा। यह चोट करती है तत्कालिक सामाजिक व्यवस्था पर, जिसमें पूंजीपति वर्ग और गरीब का पूंजीपति वर्ग जो है गरीब का शोषण कर रहा है। चलिए हम प्रश्न पर पहुंच गए हैं। आपसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, आप जवाब दीजिए, इसके तैयार रहिए एकदम। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही है। दिए गए विपरीतार्थक युग्मों में से असुमेलित विलोम युग्म की पहचान करना है। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करना है। क्या जो विलोम है जड़ का चेतन होगा? बिल्कुल होगा। इहलोक का परलोक होगा, कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा, या फिर हित का परहित। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको लग रहा है कि असुमेलित है? मित्रों ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, हित का परहित। हित हो या परहित, हित हमेशा सदैव अपना जो कोई काम करेगा तो अपना काम हुआ, दूसरों के लिए कोई कार्य करेगा तो वो हित होगा। तो हित कहे या परहित कहे दोनों एक ही, यह विलोम नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। आप देख पा रहे हैं, आपको आंसर में भी दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें। अब आप ये बताइए, यहाँ पर दिया गया है लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या है पढ़ लीजिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है आपको। पहला है, यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है, यानी मन चंगा तो कठौती में गंगा। और काम करना नहीं और बहाने बनाना, इसका बताना है आपको। ये सही है। समय निकल जाने से पछताने से क्या लाभ, यानी अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इन सभी को आपको ध्यान से पढ़ना और ये बताना है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? बिन मांगे अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, मांगने पर साधारण भीख भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसका सही अर्थ यही है कि मांगे बिना अच्छी वस्तु की प्राप्त हो जाती है और मांगने पर साधारण वस्तु भी या साधारण चीज़ भी नहीं प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए आप इसको, और आप बताइए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आसमान टूट पड़ना, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको। संकट मोल लेना, गजब का संकट पड़ना, उड़ती चिड़िया पहचानना, मूसलाधार बारिश होना। मूसलाधार बारिश होने का मतलब होता है कि
अत्यधिक तीव्र गति से बारिश होना। उड़ती चिड़िया पहचाना यानी बहुत अनुभवी होना। तो गजब का संकट पड़ना, संकट मोल लेना, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो देखिए, संकट मोल लेने का मतलब क्या हुआ? आ बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर आपने इस प्रकार का कोई क्रियाकलाप किया जिससे आप संकट में पड़ गए, तो वह कहा जाएगा संकट मोल लेना, यानी आ बैल मुझे मार। गजब का संकट पड़ना क्या होगा? आसमान टूट पड़ना। संकट अपने आप ही आ गया, उसमें आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गजब का संकट पड़ना, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ये क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं आप ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर सर्च करिए SSC 77, तो वहाँ पर आप ऐड हो जाएंगे तो आपको ये शानदार पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, जिससे आप निःशुल्क अध्ययन कर पाएंगे। क्योंकि हमारे चैनल पर जितने भी कोर्स चलाए जा रहे हैं वो सारे फ्री हैं, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। आप पढ़ें और आगे बढ़ें, यह हमारा ध्येय है। चलिए यहाँ पर प्रश्न का जवाब दीजिए आप। अंधा होना। अंधा होना एक मुहावरा है, तो उस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आंखें फूट जाना। भाई आंखें फूट जाना, देखिए आंखें फूट जाने का मतलब होता है दिखाई न देना। कोई व्यंग में कह देता है, अगर आप जा रहे हैं रास्ते से और किसी को आपने टक्कर मार दिया तो कहेगा आंखें फूट गई हैं क्या? मतलब आंखें होते हुए भी तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब आंखें फूट गई हैं क्या? आंखों की रोशनी चली जाना, इस प्रकार से अंधा होना। धोखा देना, विवेक भ्रष्ट होना। तो इसमें से आपको सही मुहावरे का चयन करना है और बताते चलना है फटाफट से कि सही क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, अंधा होने का मतलब होता है विवेक भ्रष्ट होना, यानी आपने कोई इस प्रकार का कार्य किया जिससे कुछ नैतिक पतन, सामाजिक पतन, धार्मिक पतन, कुछ भी गलत या नुकसान हुआ, तो लोग कहेंगे कि अंधा हो गया था, अरे वो अंधा हो गया था। अंधा होने का मतलब आंखें नहीं फूट रही थी, बल्कि विवेक भ्रष्ट हो गया था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि उसकी उल्टी दिशा में चलती है, गलत कार्यों को सही करवाती है। ये मुहावरा सटीक बैठता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपके लिए, कौन सा प्रश्न है स्क्रीन पर। पढ़िए ध्यान से, आप भी प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ा करिए क्या लिखा गया है पर। वे वाक्यांश, क्या वाक्यांश यानी वाक्य का अंश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति करा, उसे क्या कहते हैं? एक अर्थी कहेंगे, समास कहेंगे, सकर्मक कहेंगे, या फिर मुहावरा कहेंगे। यानी वाक्य का अंश होता है और सामान्य अर्थ का बोध नहीं कराता है, उसके बाद भी विलक्षण अर्थ की प्रतीति होता है, उसे क्या कहते हैं कि एक अर्थी का मतलब होता है जिसका एक ही अर्थ हो। समास क्या होता है? दो पदों, दो अलग अलग पद हैं और उनका मेल हो जाता है। ये पद इधर था, ये पद इधर था, दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया। सकर्मक, कर्म क्रिया के भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया। तो इस प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा वो मुहावरा। मुहावरा ही ऐसा है जो एक वाक्य का अंश होता है और यह एक विलक्षण अर्थ प्रतीत कराता है, उसका डायरेक्ट बोध नहीं कराता है। जो कहा जाता है वह नहीं, बल्कि कुछ और इंडिकेशन देता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि आप इतिहास विषय से तैयारी कर रहे हैं, जनरल पेपर में तो इतिहास है ही मुख्य विषय की, यानी आपने टीजीटी पीएचडी अप्लाई किया है सोशल साइंस के टीचर के लिए, तो उसके लिए बहुत ही शानदार क्लास हमारे चैनल पर चलाई जा रही है, उसे अवश्य देखें। देखने के लिए पधारे, निःशुल्क, कोई चार्ज ही नहीं देना आपको, तो आप आकर पढ़िए आराम से फ्री में। निम्न में से बेसर की पर्यायवाची कौन सी नहीं है, आपको बताना। बेसर, बेसर आप समझ रहे हैं बेसर क्या होता है? बेसन नहीं समझे, कुछ लोग बेसन समझ लेंगे। और आपको थोड़ा बताते चलें, बेसर पुराने ज़माने के महिलाएं जो हुआ करती थी, वो एक आभूषण हुआ करता था, नाक में पहना जाता था, उसे बेसर कहा जाता था। फिलहाल वो बेसर नहीं है यहाँ पर आप ये बताएं कि बेसर की पर्यायवाची कौन सी नहीं है। वैशाख नंदन किसे कहा जाता है मित्रों? क्या रासव को कहा जाता है, धूसर को कहा जाता है, फिर तुरंग को कहा जाता है। तुरग और तुरंग ये दोनों घोड़े की पर्यायवाची है। देखिए तुरग भी और तुरंग भी ये घोड़े की पर्यायवाची है। किसको कहा जाएगा? घोड़ा। घोड़ा जानते हैं, जैसे संस्कृत में अश्व कहा जाता है और इंग्लिश में हॉर्स कहा जाता है। इंग्लिश भी आपके यहाँ रीजनल लैंग्वेज के तौर पर है, 10 नंबर की यानी है, आप उस पर भी ध्यान दें, हमारे चैनल पर उसकी भी क्लासेस हैं। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा आपका यही हो जाएगा लास्ट वाला, तुरग। तुरग घोड़े का पर्यायवाची है, बाकी सब किसके हैं? गधा, गधे का पर्यायवाची है, ठीक है। ये वैशाख नंदन, देखिए इतना बढ़िया नाम है, किसी को आप कह दीजिए एकदम वैशाख नंदन हो क्या, तो अगर वो हिंदी नहीं पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा तो समझ नहीं पाएगा। उससे सोचे बहुत अच्छी तारीफ की जा रही मेरी, लेकिन उसे तो आप भी समझ पाएंगे वैशाख नंदन का मतलब क्या हुआ। तो पढ़ते रहिए भाई आप लोग भी।
अच्छे से शब्दावलियों का प्रयोग करिए, अच्छे से पढ़ाई करें तभी तो कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। घोड़े की पर्यायवाची है तुरग, और तुरंग अश्व भी कहा जाता है उसे। चलिए गद्यांश देखिए, गद्यांश भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी गद्यांश शामिल है, और गद्यांश दिया जाएगा उसमें से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। मैं आपको बार बार बताते चलती हूँ कि गद्यांश आपका दिया गया है, लेकिन उस गद्यांश के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। आपको अपने मन से आंसर बनाकर नहीं देना, वरना आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, पढ़ते हैं साथ में, पढ़ते सब लोग। हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया, बापू यानी कि महात्मा गांधी को जन्म दिया, किंतु इस धरती को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि जो महापुरुष देश की पराधीनता की बेड़ियां काटे और देश की प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा ले जाए, वह अपने द्वारा प्रतिष्ठापित स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का अपना स्वप्न पूरा कर सके। महात्मा जी को इससे अच्छी मृत्यु और क्या मिल सकती थी कि मानवता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। देखिए अब इतना आपने पढ़ लिया, अब आपसे इसके अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा जाएगा। लोगों की समस्या होती है कि हमसे गद्यांश का क्वेश्चन नहीं बनता। अरे भाई क्यों नहीं बनता? जब प्रश्न भी यही है और उत्तर भी यही है, तब की दिक्कत क्या है बताइए? आपको इसी गद्यांश से उत्तर ढूंढ देना है। आप गद्यांश को पढ़िए, अच्छे से उत्तर ढूंढ दीजिए। अब प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर, क्या महात्मा जी विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का अपना सपना पूरा कर सके? जवाब दीजिए। महात्मा जी विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का अपना सपना पूरा न कर सके। ऑप्शन दे दिया गया है, ऑप्शन को आपको पढ़ना है। महात्मा जी विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का अपना सपना पूरा किए। महात्मा जी ने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाई। या फिर एक ऑप्शन और आपका इंतजार कर रहा है, इनमें से कोई नहीं। अच्छे प्रकार से भली भांति पढ़ करके आप जवाब दीजिए। तो इसमें क्या होगा? महात्मा जी ने विश्व शांति विश्व बंधुत्व का जो अपना सपना था वो उसे पूरा न कर सके, यह जवाब दिया गया इसमें। तो यह कहाँ था? आपके इसी गद्यांश में ही दिया गया है, और गद्यांश को पढ़ कर ही आप जवाब दे रहे हैं, तो गलत तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अब आप अगर जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो सोचेंगे कि स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित, यहाँ से देखिए मैं बता रहा हूँ गलती आप कहाँ करते हैं। स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का अपना सपना पूरा कर सके। आपको लगेगा ये तो सपना पूरा कर सके थे, लेकिन यहाँ मैं बता दे रही हूँ सपना पूरा ना कर सके, तो भाई उसको आप पहले ध्यान से ऊपर वाली पंक्ति पढ़िए। हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया, किंतु इस धरती को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, सारा खेला यहीं पर है, नहीं हुआ कि जो महापुरुष देश की पराधीनता की बेड़ियां काटे और देश की प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा ले जाए, वह अपने द्वारा प्रतिष्ठापित स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्व शांति और विश्व बंधुत्व का अपना सपना पूरा कर सके। यानी कि वो सपना पूरा नहीं कर सके, यहाँ आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम में बहुत घुमाता है आपको, लेकिन आप घूमेंगे नहीं, अच्छे से जवाब देंगे। ठीक है, घूमना ही है तो कहीं और जाकर घूमे, गद्यांश में क्यों घूम रहे हैं, है ना? अच्छे जगह पर जाकर घूमेंगे। चलिए और प्रश्न का जवाब दीजिए। महात्मा गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई? देखिए यहाँ पर भी आपको बहुत घन चक्कर बनाने वाला क्वेश्चन है। साल 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा प्रार्थना सभा में गोली मारी गई। आज़ादी के बाद जेल में मृत्यु हो गई। मानवता की रक्षा करते हुए गांधी अंततः देश की गरीबी और भुखमरी से आहत होकर मतलब उनकी मृत्यु हो गई। अब आप देखेंगे सत्य, तो अगर आप देखेंगे तो इतिहास के आधार पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि साल 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा प्रार्थना सभा में गोली मारी गई। लेकिन आपके गद्यांश में यह नहीं लिखा गया है। गद्यांश में क्या लिखा गया है? मानवता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण दिए। इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मानवता की रक्षा करते हुए महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 को आप देख लीजिए। अब इस प्रश्न का जवाब दीजिए। महात्मा जी ने हमारे लिए क्या किया? आपको वह बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और असहयोग आंदोलन 1920 चला है। अब देखिए जो यहाँ पर इतिहास के विद्यार्थी होंगे, क्योंकि देखिए मैं आपको जनरल पेपर पढ़ा रही हूँ, जनरल पेपर में आने वाली हिंदी पढ़ा रही हूँ। जो इतिहास के विद्यार्थी होंगे उनका दिमाग इतिहास की तरफ जाएगा और वो क्या करेंगे, फट से इसको सही कर देंगे। हाँ भाई, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन चलाया था, इसका मतलब ये सही है, यही किया था। लेकिन आप ये देखो भैया कि आपके गद्यांश में कहाँ दिया गया ये सब चीज़। और बार बार आपसे यही कहती हूँ कि गद्यांश में जो दिया गया है आपको सिर्फ वही बताना है। आम को इमली कह रहा है तो आपको भी इमली कहना है। तो भाई ये उन्होंने नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और असहयोग आंदोलन नहीं किया, सही नहीं होगा।
महात्मा जी ने देश की पराधीनता की बेड़ियां काटी और उसकी प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा किया। यह सही है। नमक सत्याग्रह आंदोलन यह गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम आपके गद्यांश, है ना। गद्यांश के हिसाब से गलत हो रहा है, वास्तविकता में आपको नहीं देखना है। साल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ये देखिए 3 ऑप्शन इसमें आपको जो सही दे दिए गए हैं वो आपको बहुत ही घुमावदार हैं, लेकिन आप घूमिए मत और ये जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर बी, महात्मा जी ने देश की पराधीनता की बेड़ियां काटी और उसकी प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा किया। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़िए और देखिए, इसको टिक कर लीजिए, हाँ ऑप्शन नंबर बी को भूलना नहीं है। अब गद्यांश यहीं पर खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, जो शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। देखिए अब इतने दिन से आप पढ़ रहे हैं, बार बार मैं तो आपको बता ही रही हूँ, इतने मास्टर आप हो गए हैं, बताएंगे आप इसको जवाब देंगे, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। जो शब्द अव्यय में क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। वाक्य में आपको ध्यान देना, वाक्य में उन्हें क्या कहते हैं। अव्यय कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, फिर विशेषण कहते हैं। अव्यय, क्रिया, क्रिया विशेषण। क्रिया जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहेंगे, और क्रिया विशेषण वह है जो क्रिया की विशेषता बताता है। अव्यय वह होता है जो किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं होता है ना। अव्यय आप जानते हैं अव्ययी भाव समास भी होता है जिसका पहला पद अव्यय होता है। तो आप इस आधार पर इसका निर्धारण करें क्या सही होगा। तो भाई जो विशेषता बता रहा है उसे आप विशेषण ही तो कहेंगे। ये देखिए विशेषण ऑप्शन नंबर डी, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान प्रश्न है ये आपके लिए, आप तो इसे उड़ा देंगे है ना, लेकिन गलती कर गए यहाँ पर। मेन तो ध्यान आपने दिया नहीं, पढ़ा नहीं अच्छे से। देखिए जो शब्द वाक्य में क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, किसकी बता रहे हैं, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। मैंने व्याख्या किया था, आपको बताया था, क्रिया विशेषण कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़िए। अविकारी शब्दों के कितने भेद बताए गए हैं। अविकारी शब्दों के कितने भेद बताए गए हैं, 5, 4, 3 या फिर 2। तो मित्रों अविकारी जो होता है, जो किसी भी रूप में परिवर्तन जिसमें नहीं होता, कोई विकार नहीं आता, उसे अविकारी कहते हैं। तो अविकारी आपके होते हैं 4, क्या क्या, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। लिखिए आप, क्या आप लोग जान जा रहे हैं, चलिए लिख देती हूँ। संज्ञा, संज्ञा मतलब नाउन। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब क्या हुआ, प्रोनाउन। अरे भाई अंग्रेजी भी पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी आपके सिलेबस में है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया क्या कहते हैं, वर्ब, विशेषण। ये चारों हैं इसके भेद अविकारी के, इसे भी आप याद करें। वाक्यांशों के लिए एक शब्द सही सुमेलित करना है आपको। क्या करना है, सही सुमेलित करना है। जो कभी बूढ़ा न होने वाला उसके लिए आप क्या कहेंगे, अजर कहेंगे। जिसका अनुवाद किया जा सके उसे क्या कहेंगे, अनुदित कहेंगे। आपको बताना सही क्या है गलत क्या है, मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ अभी। जिस पर अभियोग लगाया गया उसे क्या कहेंगे, अभियुक्त कहेंगे। बहुत तेज चलने वाला क्या कहेंगे, अग्रज कहेंगे। क्या जो बहुत तेज चल रहा है उसे आप अग्रज कह देंगे, सोचिए। या फिर जिस पर अभियोग लगाया गया वो अभियुक्त होगा, जिसका अनुवाद किया जा सके वह अनुदित होगा, कभी बूढ़ा न होने वाला अजर होगा। बिल्कुल, ये देखिए ये तीनों सही हैं। कभी बूढ़ा न होने वाले को अजर कहा जाएगा, जिसका अनुवाद किया जा सके उसे अनुदित कहेंगे। आप देखेंगे हिंदी साहित्य में कितनी सारी रचनाएं जो अनुदित की गई है, आप पढ़ते भी होंगे किसका अनुवाद इन्होंने किया, इसका अनुवाद इन्होंने किया। जिस पर अभियोग लगाया गया है उसे अभियुक्त कहते हैं। आजकल तो फर्जी मुकदमे इतने चल रहे हैं कि हर कोई इससे पीड़ित है। तो अभियुक्त और अभियोग जानते ही होंगे आप लोग, तो नहीं जानते तो सुन लीजिए, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अभियुक्त, क्या, अभियुक्त, जिस पर अभियोग लगाया गया है उसे क्या कहेंगे, अभियुक्त कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। जो बहुत तेज चलने वाला होता है उसे अग्रज नहीं कहेंगे, बल्कि जो आगे जन्म लिया हो, जिसका जन्म आगे हुआ होता है उससे अग्रज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या होते हैं, देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं, सिद्धांत ही पढ़िए आप, प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है उसे किस समास के नाम से जाना जाता है। मित्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका जो पेपर है, यानी आपको जो सिलेक्शन है इन्हीं पर टिका हुआ, इन्हीं पर किन पर, जो रीजनल लैंग्वेज है उन पर। और एग्जामिनर पूरा प्रयास करेगा कि आप लोगों की छटनी करें। छटनी मतलब है, अब जितने लोग रीजनल लैंग्वेज में पास नहीं होंगे उनके आगे कॉपी चेकिंग होगी ही नहीं,
तो इसीलिए प्रश्न को बहुत ही घुमावदार और कठिन बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप अगर हर एंगल से पढ़े रहेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे और 40% क्या आप 80% ले आएंगे इसमें। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? बहुव्रीहि कहते हैं क्या उसको? बताइए। द्वंद्व कहेंगे, कर्मधारय कहेंगे या फिर तत्पुरुष कहेंगे? बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, बल्कि एक अन्य पद तीसरा पद आ जाता है, वह प्रधान हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, कर्मधारय, तत्पुरुष। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद उसका विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य का संबंध जहाँ पर होता है वहाँ पर हो जाता है कर्मधारय। और तत्पुरुष में कारक चिन्ह लगे रहते हैं, उन्हीं कारक चिन्हों के आधार पर समास, तत्पुरुष समास को आप पहचानते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विग्रह करने पर और, अथवा या एवं लगता है, यानी इसका सही और स्पष्ट जवाब क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आप यदि आप लिखते हैं लाभ हानि, देखिए आप लिखेंगे लाभ, उसके बाद यहाँ पर हानि लिखेंगे, तो आपने बीच में योजक चिन्ह लगा दिया। लेकिन यदि आप योजक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? लाभ और लिख देंगे ना इसके स्थान पर, लाभ और हानि। तो यही कहा जा रहा है आपसे कि योजक चिन्ह जब हटा दिया जाएगा या विग्रह किया जाएगा उसका, तो यहाँ पर या, अथवा, एवं और लग जाएगा। तो आपका यह द्वंद्व समास है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर टिका हुआ है, द्वंद्व समास। इसे देख लीजिए भली भांति, आप भूलिएगा मत। प्रैक्टिस तो आपको हम इतना करवा देंगे कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम आगे संधि पर। संधि पर क्यों आ गए? क्योंकि आपके सिलेबस में संधि भी शामिल है। पढ़िए आप इसको ध्यान से। स्क्रीन पर क्या दिया गया है? यदि किसी वर्ग के पहला वर्ड क्या है? क, च, ट, त, प, जिसे संस्कृत में कु, चु, टू, तु, पू कहेंगे, है ना? संस्कृत में क्या कहते हैं? कु, चु, टू, तु, पू। तो भाई संधि तो संस्कृत से निर्मित हुई है ना। अब पढ़े इसको। क, च, ट, त, प का मेल न या म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब आप निर्धारित करना सही है या गलत है। स्वर के बाद यदि छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण लगा दिया जाता है। इसे बताएं। सा के पहले अ यानी छोटा आ और बड़ा आ से भिन्न कोई स्वर आ जाए तो क्या ये तालव्य सा, दंत सा है? दंत सा का क्या मूर्धन्य सा हो जाएगा? आप तीनों सा के प्रकार जानते हैं कि नहीं बताइए। ये आपका हो जाता है तालव्य सा, ये हो जाता है दंत सा, और ये हो जाता है मूर्धन्य सा। इन तीनों सा का उच्चारण स्थान भी याद करिए, पूछ लिया जा सकता है आपसे। 1-2 नंबर सिलेबस से इतना चल जाता है, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। माँ के बाद माँ द्वित्व नहीं होता, चौथा ऑप्शन यहाँ ढक गया था, लेकिन आप देखिए माँ के बाद माँ द्वित्व नहीं होता। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। आप देख लिए यहाँ पर, देखिए ये क्वेश्चन तो आप देख चुके हैं। चलिए आंसर को देखिए। यदि किसी वर्ग, ये वाला माँ के बाद माँ द्वित्व हो जाता है, जैसे ये कह रहा है कि नहीं होता, माँ हो जाता है। देखिए कैसे, समधन मति सम्मति और समधन मान सम्मान, है ना। आगे बढ़िए, एक ही प्रश्न पर बहुत देर तक मत अटके रहिए। चलिए आप बताइए कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द सही सुमेलित करना है आपको। सही सुमेलित कैसे करेंगे आप देखेंगे, जो सही उसे कर देंगे। अपव्ययी, जो धन का उपयोग करता है। भाई यदि आप धन का उपयोग करेंगे तो उसे अपव्यय कहा जाएगा क्या? आप ही जवाब दीजिए। अगम में, जहाँ आना जाना आसान हो, इसे बताना है आपको। रूपसी यानी अत्यंत सुंदर स्त्री कहा जाएगा क्या? जिसकी भगवान के प्रति, ये पति नहीं बल्कि प्रति है, आस्था हो, उसे आप नास्तिक कहेंगे। आपको इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित है, यानी यहाँ पर 3 गलत हैं और एक सही है। उसी एक सही को आपको ढूंढना है। एक सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, रूपसी यानी होता है अत्यंत सुंदर स्त्री। और जो व्यक्ति धन का उपयोग करता है उसे अपव्यय नहीं कहते, बल्कि जो व्यक्ति धन का दुरुपयोग करता है उसे अपव्ययी कहते हैं। जहाँ आना जाना आसान हो उसे अगम्य नहीं कहेंगे, बल्कि जहाँ आना जाना दुर्गम हो, कठिन हो, मुश्किल हो, उसे अगम्य कहेंगे। जिसकी भगवान के प्रति आस्था हो उसे आस्तिक कहते हैं। नास्तिक जिसकी आस्था नहीं होती उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी
हो गया है सही, उसको कर लीजिए टिक और बढ़ चलिए हमारे साथ आगे। ये देखिए यहाँ पर दिख गया आपको, देख लेना अच्छे से। चलिए आगे बढ़िए आप। स्वर्ग में से निम्न, स्वर्ग देखिए स्वर्ग लिखा गया, स्वर्ग निम्न में से किस शब्द का एक अर्थी शब्द है? स्वर्ग बताना है आपको। नासिका यानी नाक को कहा जाता है, अज यानी शिव को, अक्षर यानी वर्ण को, वासना यानी काम। तो आपको बताना है एक अर्थी शब्द है। और किस को स्वर्ग कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नासिका। नासिका यानी नाक को। क्यों भाई? नाक में अगर कुछ अटक जाए तो आपको स्वर्ग के दर्शन हो जाएंगे, है ना, इसीलिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। वृद्धि संधि के संबंध में सत्य कथन कौन सा नहीं है? आपको बताना है। वृद्धि सही नहीं है, इस नहीं है और है पर विशेष ध्यान देना है आपको, ताकि आपका गलत ना होने पाए। एक भी नंबर आपकी परीक्षा में माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग मतलब समझते हैं? जैसे आपने एक क्वेश्चन सही किया, उस पर आपको मिला 1 नंबर, लेकिन दूसरा क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, तो गलत करने पर आपका आधा नंबर कट जाएगा। किसी किसी एग्जाम में 1/4 कटता है। मान लीजिए यहाँ पर कटना है, आपका आधा नंबर कटना है, तो आप भले ही ये वाला प्रश्न सही किए हो, पूरा किए हो, लेकिन इसका भी आधा नंबर काट के आपको खाली आधा नंबर मिलेगा। इसे ही कहते हैं माइनस मार्किंग। अब अलग अलग परीक्षाएं अलग अलग तरीके से निर्धारित की जाती है कि किसी में 1/3 माइनस मार्किंग होता है, तो किसी में 1/4 होता है, किसी में आधा होता है। तो आप बचे रहिए नकारात्मक अंक के इस बोझ से, तो गलती ना होने पाए। जवाब दीजिए इसका। वृत्त संधि में अ यानी छोटा अ बड़ा आ का ए से मेल होने पर ऐ बनता है। क्या बनता है? ऐ बनता है। वृत्त संधि में अ का ओ औ से मेल होने पर औ बन जाता है। सही है कि नहीं आप निर्धारित करें। एक धन एक गुण संधि है क्या? बताएं आप। सभी कथन सत्य हैं। तो मित्रों, यदि आपने ऊपर के दोनों कथन ध्यान से पढ़े होंगे तो आप खुद ही निर्धारित कर लीजिए कि ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर लग रहा है गड़बड़ झाड़ा कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये बता रहा है ना भाई कि अगर अ धन ए मिला तो ए हो रहा है, लेकिन आ धन ऐ मिला तो ऐ बन जा रहा है। और यहाँ पर एक धन एक यानी ए धन ए मिलने से क्या बन गया? ऐ बन गया। एक एक में क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। यहाँ पर ये गुण संधि बता रहे हैं महोदय, तो जो गुण संधि बताया जा रहा है वह गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। चलिए महोदय आगे बढ़िए और पढ़िए इस प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए। निम्न में से असुमेलित, असुमेलित, सुमेलित और असुमेलित, ध्यान देना इस पर, समास विग्रह की पहचान करना आपको। 10 हैं आनन का मतलब होता है मुख, जिसके अर्थात रावण। दही में डूबा बड़ा, क्या है? दही बड़ा। न संभव यानी असंभव। सुंदर है नेत्र जिसके अर्थात चक्रपाणी। भाई यदि किसी के नेत्र सुंदर हैं तो क्या उसे आप चक्रपाणी कह देंगे? नहीं, मृगलोचन कह दीजिए, मयूराक्षी कह दीजिए, आपको चक्रपाणी कहने की क्या आवश्यकता है? चक्रपाणी का मतलब होता है, चक्र मतलब चक्र और पाणी मतलब होता है हाथ। जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहेंगे? तो इस तरह से आपको इसका अर्थ भी समझना है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आप देखें इसको ध्यान से। अब आप ये बताओ, यण संधि के संबंध में ये कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए को पढ़िए पहले। ई के आगे कोई विजाति यानी विजाति का मतलब होता है असमान, स्वर होने पर ई का या हो जाता है। क्या यह सही है या गलत? उ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर उ का वाह हो जाता है। री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री का रा हो जाता है। अन्वय का संधि विच्छेद आन धन आय होगा। तो मित्रों ये तीनों तो सही हैं आपका। ये जो कह रहा है या वा रा ये तीनों हो जाता है, लेकिन अन्वय का संधि विच्छेद आन धन आय बिल्कुल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत, लेकिन इसलिए हो जाएगा इस प्रश्न में सही, क्योंकि ये गलत दिया गया है। अन्वय का संधि विच्छेद यहाँ नहीं है। आगे बढ़िए। निम्न में से धरणी, धरणी की पर्यायवाची कौन सी नहीं है? भाई नहीं है, ध्यान दो आप उस पर। वसुधा, उर्वी, त्रियामा, धरा। तो आपका जो वसुधा है आप धरती को कहेंगे, मही कहते हैं धरती को ना, जन्मभूमि कहते हैं, भू कहते हैं, भूधरा वसुंधरा कहा जाता है। लेकिन ये त्रियामा आपका जो है, त्रियामा
आप धरणी यानी धरती को नहीं कहेंगे, किसे कहते हैं? रात्रि को। रात्रि को क्या कहा जाता है? निशा कहा जाता है। उसी निशा को आप कहेंगे क्या? त्रियामा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब आप ये बताएं, अयादि के संबंध में, अयादि क्या है? संधि है, क्योंकि संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। पढ़े ध्यानपूर्वक, एकदम प्रेम से पढ़िए। ए और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आय आय अव और आव हो जाता है। पौधन अक पावक अयादि संधि का उदाहरण है, ध्यान से पढ़ें। नेधन अन नयन अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। नवधन इक नाविक अयादि संधि को बखूबी प्रदर्शित करता है। भाई देखिए, बखूबी शब्द तो बहुत खतरनाक है। ये बखूबी शब्द से मुझे याद आया, ये बखूबी उसी तरह से बखूबी है जिस तरह से पुलिस वाले क्या करेंगे, पहले तो फर्जी मुकदमा दर्ज कर लेंगे। भाई उनकी क्या प्रक्रिया है, उसमें भी कुछ नियम कानून है कि मुकदमा उनको दर्ज करना ही पड़ता है। उसके बाद फर्जी मुकदमा दर्ज करके भेज देंगे चार्जशीट, और चार्जशीट में फर्जी आधार को लिख देंगे क्या? बखूबी प्रमाणित होता है। तो वही बखूबी से देख के मुझे बखूबी याद आ गया कि बखूबी प्रदर्शित करता है। फिलहाल यह बखूबी प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन ये जो पुलिस वाले निर्दोष लोगों पर किसी भी जुर्म को बखूबी साबित कर देते हैं, वह बहुत ही गलत तरीका है। उसके पीछे उनकी क्या मजबूरी होती है भाई, ये तो मेरी समझ से बाहर है। लेकिन आज आप देखें, यदि आसपास देखें, अपने नात रिश्तेदार घर परिवार में देखें, तो आपको अधिकतर लोग ऐसे मिलेंगे जो उस जुर्म की सज़ा भुगत रहे हैं या उस वजह से परेशान हैं जिसकी गलती उन्होंने नहीं की है। यानी हुआ कुछ और है और कारनामा वहाँ पर कर दिया गया है कुछ और, जिससे लोग परेशान हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चाहे जो भी हो, मैं यह बात कहती हूँ, आप ध्यान से पढ़ें। यदि आप सुने, जिसके पास आप शेयर करना चाहते हो शेयर करें। यदि सही तरीके से जांच की जाए तो लगभग 50% मुकदमे आपको फर्जी मिल जाएंगे। इससे क्या हो रहा है? न्यायालयों पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। न्यायाधीश आकर के रो रहे हैं कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, न्यायाधीशों की संख्या कम है। क्यों है कम? क्योंकि प्रक्रिया इतनी विलम्ब है। आदमी क्या करे, जो निर्दोष है उनकी भी सज़ा हो जा रही है। अभी हाल ही में हमने सुना है कि निर्दोष व्यक्ति को सज़ा हो गई, जबकि हम लोग जानते हैं उस व्यक्ति ने वह कारनामा नहीं किया है, फिर भी उसे सज़ा हो जा रही है। अब हमारे संविधान की क्या विशेषता है, या जजों को नहीं दिखता है, या पुलिस वाले इसके गुनाहगार हैं? कौन है इसके गुनाहगार? जो भी हो, अगर प्रकृति का सिद्धांत सही है तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, इसको चरितार्थ कहते हुए हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन निर्दोष व्यक्ति कर्म का फल भुगत रहे हैं, या तो भाई अपनी आंखों से हम लोग देख रहे हैं। फिलहाल चलिए, ज़्यादा भटकेंगे नहीं हम। ऑप्शन नंबर सी को आप देखिए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, क्योंकि ने धन अन नयन अयादि संधि का उदाहरण नहीं है जो दिया गया। नहीं है, नहीं होना चाहिए, बल्कि है, यह उदाहरण है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप सही टिक करें। यहाँ पर आगे बढ़ें और आप भी किसी निर्दोष व्यक्ति को ना फंसाएं। मेरा आपसे बहुत अनुरोध है कि जिस व्यक्ति ने जो गुनाह नहीं किया है उसकी सज़ा आप उसे दिलाने का कतई प्रयास न करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो नियति इतनी बुरी नहीं है कि आपके दुख को नहीं समझेगी। उसको उसके कर्म के अनुसार फल अवश्य ही मिलेगा। इसलिए आप नियति पर छोड़ें और अपने विकास में, देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आप अपने विकास में योगदान ज़्यादा ध्यान लगाएं। यदि आप विकास करेंगे तो आपके विकास को देखकर ही जो सामने वाला होगा वो खुद ही उसका विनाश हो जाएगा। क्यों? आपने सुना होगा कि आजकल के दुनिया में, इस संसार में, लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, बल्कि दूसरों के सुख से दुखी हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरों को सुखी नहीं दे सकता है। इसलिए आप अपना विकास करिए, स्वयं का विकास करिए। यदि आपके साथ किसी की कोई गड़बड़ी है, कोई दुश्मनी है, तो आपका विकास देखकर खुद ही जल भुन जाएगा। आपने पढ़ने पर ध्यान लगाइए, आगे बड़ी सफलता हासिल करिए और किसी को फालतू परेशान मत करिए, ना फालतू परेशान होइए। और प्रश्न को पढ़िए हमारे साथ में। सुलोचना, सुलोचना, सुंदर, सु का मतलब होता है सुंदर, लोचना माने आँख, सुंदर लोचन वाली में कौन सा समास है? देखिए मैंने विग्रह कर दिया आपके लिए। तो तत्पुरुष है क्या? कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, फिर द्विगु है। द्विगु क्या होता है? संख्यावाची होता है। ये तो आपसे हर बार बताया जा रहा है, द्विगु संख्यावाची है भैया, द्विगु संख्यावाची है। द्विगु आपका संख्यावाची है, यह संख्या को प्रदर्शित करता है। बहुब्रीहि में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। तत्पुरुष
में कारक चिन्ह लगे होते हैं। तो आप इसके आधार पर ही बताएं सुलोचना में क्या होगा। मित्रों, सुलोचना में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्यों? क्योंकि जो मेघनाद की पत्नी थी उसका नाम था सुलोचना। सुलोचना मेघनाद की पत्नी यानी रावण की पुत्रवधू थी। तो यह सुंदर लोचन वाली, सुंदर आंखें चाहे जिसकी हो जाए, लेकिन सुलोचना उन्हीं के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। आगे बढ़िए, इसको टिक कर लीजिए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से आमोद की पर्यायवाची कौन सी है? आमोद की पर्यायवाचक बताना। अतुल, महेंद्र, अरविंद, प्रमोद। महेंद्र किसे कहा जाता है? अरविंद कमल को कहा जाता है। प्रमोद किसे कहा जाता है? हर्ष उल्लास को कहेंगे आप ना। तो आपने सुना भी होगा, लोग कहते भी हैं आमोद प्रमोद से जीवन यापन करिए। आमोद प्रमोद का मतलब क्या हुआ? हर्ष उल्लास के साथ सुखपूर्वक। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी प्रमोद। प्रमोद लोगों का नाम भी हुआ करता है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़िए और आंसर को टिक कर लीजिए। आमोद का पर्यायवाची प्रमोद होगा। गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल, देखिए साधारण जल नहीं बल्कि गंगा का जल है। अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, अब संबंध तत्पुरुष। तो अपादान जहाँ पर किसी से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो वहाँ पर अपादान होता है। अधिकरण जहाँ पर कोई आधार हो वहाँ पर होता है। और कर्म तत्पुरुष जहाँ पर कर्म जिसका कारक चिन्ह होता है को। और संबंध तत्पुरुष जहाँ पर किसी का संबंध बताया जाए। तो इसमें क्या हो रहा है? संबंध बताया जा रहा है। जल किसका है? गंगा का। गंगा क्या है? नदी है। तो गंगा का संबंध बताया जा रहा है। गंगा जल, जल हो जो है गंगा का है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। संबंध कारक चिन्ह का के होता ही है, ये तो आप जानते ही हैं। अब बताएं आप निम्न में से असुमेलित समास विग्रह की पहचान करनी है। देखिए सुमेलित और असुमेलित के चक्कर में आप धोखा ना खा जाएं, इसलिए ध्यान से पढ़िए। असुमेलित कौन सा? सुमेलित नहीं है। असुमेलित का मतलब होता है सुमेलित नहीं। आप इसे भी देखें, सुमेलित नहीं है तो भाई क्या नहीं है? कनक की सी लता, कनक लता। कमल के समान नयन यानी कमल नयन। दो पहरों का समाहार यानी संध्या। दो अब्दों का समूह, देख 100 शब्दों, अब्दों नहीं बल्कि शब्दों है ये। तो बताएं आप सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस प्रश्न के जवाब में आप क्या बताना चाहेंगे? यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 100 अब्दों का जो शब्दों का समूह है उसे शताब्दी नहीं कहेंगे। 100 अब्दों दिया गया है। यहाँ पर शब्दों दे दिया जाता तो हो जाता, लेकिन आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए देखिए ऑप्शन नंबर डी है ना। संधि के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है आपको। संधि के संबंध में कथन सही कौन सा है? सही कथन देखिए, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर स्वर दीर्घ हो जाते हैं। गुण संधि आ के आगे ई हो तो ए हो जाता है। नव धन इक नाविक वृद्ध संधि को खूब प्रदर्शित करता है, आपको सही बताना है। यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ें इसको, क्या हो जाएगा आपको सत्य, बल्कि देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो 3 कथन सत्य दे दिए गए हैं। थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगा लेना। यहाँ पर यदि 3 कथन सत्य हो गए हैं तो इसका मतलब यहाँ पर सत्य नहीं बल्कि असत्य पूछा जा रहा है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, असत्य होना चाहिए तो सत्य हो गया, कोई बात नहीं। यदि 3 सही जवाब दिए गए हैं और एक गलत है तो इसका मतलब यहाँ पर असत्य होना चाहिए। आप असत्य समझ लीजिए इसको, जवाब दीजिए असत्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि नाविक जो है नव धन इक यह वृद्ध संधि को नहीं बल्कि यड़ संधि को प्रदर्शित करता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से देखें और आगे बढ़ें। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको सुमेलित करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? देश में भ्रमण करना। देश में भ्रमण करने को क्या आप देशाटन कह देंगे? जो अच्छे वंश में जन्मा हो उसे कुलीन कहा जाएगा। जो कड़वा बोलता हो उसे कटुभाषी कहेंगे। जो बिना देह का हो उसे अनंग कहेंगे। क्या कहेंगे? अनंग कहेंगे। चारों को आप सोचिए कि कहेंगे क्या इसमें से। देखिए अनंग नहीं बल्कि यहाँ पर अनंत है, इसको आप करेक्ट करें। अनंत, ये अनंग नहीं अनंत है। क्या है? अनंत, अनंग नहीं है, ये अनंत है। अब आप इसका जवाब दें
देश में भ्रमण करना यानी देशाटन। जो अच्छे वंश में जन्मा हो उसे कुलीन कुल का कहा जाएगा। जो कड़वा बोलता हो वह कटुभाषी होगा। जो बिना देह का हो किसे उसे आप क्या कहेंगे, अनंत कहेंगे। तो इसमें सही क्या हो जाएगा मित्रों, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसे अनंत नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, अनंग कहेंगे, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया गया। तो कोई बात नहीं, वो सब चलता रहता है, छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं, टाइपिंग में आ जाता है एरर। चलिए, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको सही बताया लिखा गया है, वहाँ हमने ये क्या क्या आंसर बता दिया था, तो उससे आपको बताना थोड़ा आसान हो गया ना, बहुत जल्दी पहचान गए आप। ये देखिए अनंत, ऑप्शन नंबर डी को ठीक करिए, जल्दी जल्दी बढ़िए। अब आप बताएं, ये क्या बताएंगे कि क्लास कैसी लगी, है ना। बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर आपको पढ़ाया जा रहा है। आप सारी क्लासों को लगातार देखते रहिए। जनरल पेपर के जितने भी विषय हैं उन सभी की तैयारी हो रही है, तो आप उन सब की तैयारी के लिए हमारे चैनल पर अवश्य बता रहे हैं। उसके अलावा हम यूपी पेट के लिए पूरा का कोर्स कवर कराने के लिए आपके पास लेके आ रहे हैं। यूपी पेट का सिलेबस आपके चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप उसे जा करके देखें और हमारे साथ इतिहास विषय मुख्य परीक्षा की तैयारी करें और हिंदी की तैयारी करें। जनरल पेपर में ICT के क्लासेस अपलोड हो चुकी है, रीजनिंग की देखिए आप, मैथ, जनरल इंग्लिश और हिंदी, ये सारे टॉपिक। उसके अलावा हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी ये नया शामिल किया गया आपका जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है, उस पर हमने एक क्लास अपलोड की, उसे जाकर के आप देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपको उससे आएगा। तो एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिंदु बिंदु से सिंधु है। आप उसे को सार्थक करें और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।